to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system there's a conflict. There's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. As I say, in every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome esteemed guest in our studios today. We welcome Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Bharat Singh ji, welcome to the show. Namaskar, Bharat Singh ji. थोड़ा आवाज स्लो आ रही है आपकी. Engineering, the voice is low. Please correct Bharat Singh ji. He can't hear. Engineering, can you hear me? मैं बढ़ाया हूँ, मैं मेरे यहाँ से फुल है, आपके यहाँ से स्लो है. भरत सिंह जी, अभी आवाज स्लो आ रहा है? आपकी आवाज तो जी थोड़ा स्लो आ रही है क्योंकि नाम्बियार जी की आवाज बुलंद आवाज है और बुलंद आवाज बहुत स्लो आ रही है. तो वो करेक्ट. इंजीनियरिंग, प्लीज कनेक्ट वादर स्टार्ट द शो. भरत सिंह जी, राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बॉम्ब हर चीज में अग्रसर होकर सरकार, मोदी सरकार को घेर रहे हैं. Will be shortly joined by Ali Daruwala from the Bharatiya Janata Party and Ashok Yadav ji from Samajwadi Party. भरत सिंह जी, सरकार को घेर लिया राहुल गांधी जी ने. राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि जेन जी लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे. जेन जी विल प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. जेन जी जैसे हम लोग नेपाल में देखा है, वैसे ही भारत में एक जेन जी आगे आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए उग्र आंदोलन शायद करेंगे. कैसे देखते हैं भरत सिंह जी इस स्टेटमेंट को, कैसे देखते हैं राहुल जी का? तो देखिए कि मुझे लगता है विश्व में सबसे युवा देश अगर कोई है इस समय तो वो है भारत देश. और भारत देश के युवा बहुत पढ़े लिखे और बेरोजगार है इस समय. जब युवा पढ़े लिखे और बेरोजगार जब घूमेंगे तो वो अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे. और हक की लड़ाई किस तरह से लड़ा जाता है ये आप भी जानते हैं. तो जब कोई युवा अगर पढ़ लिख के ये सोचता है कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा, मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल होगा, देश का भविष्य मैं उज्जवल करूंगा, और जब वो दर दर भटकता है अपने बायोडाटा को लेके कंपनी जाता है, घूमता है, और ये उसको पता चलता है कि जो है उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कोई धंधा नहीं है, तो फिर वो जो है वो युवा क्या करेगा? तो वो युवा तो क्या करेगा ये बताइए आप. युवा तो रोजगार मांगेगा कि नहीं? उसे अगर नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? तो इसलिए ये समस्या विकट है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 2014 में कह चुके थे कि हम जो है 2 करोड़ जो है एक साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं को देंगे. तो मुझे लगता है कि पिछले 12-13 साल हो गया, 13 दिन 26 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी. मुझे लगता है 26 लाख नौकरी आज तक नहीं दे पाए हैं. तो ये युवाओं में एक आक्रोश है इस देश के, और इसको देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को समझनी चाहिए कि देश के युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, महिलाओं पे अत्याचार जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उस विषय पर भी विचार करना चाहिए. तो राहुल जी ने यही कहा कि जेन 3 जो युवा है उनको आगे आना पड़ेगा. उन्होंने ये थोड़ी नहीं कहा कि नेपाल में जो हो रहा है या जो श्रीलंका में हुआ या जो बांग्लादेश में हुआ इस तरह से करने के लिए थोड़ी नहीं उन्होंने कहा. उन्होंने फिर हिल गया बेटा. युवा है उसे आना चाहिए, हिल गया जरा, और उसे अपनी बातों को जो देश के सामने रखना चाहिए. तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई गलत बात उन्होंने बोला है. अब रही बात की, आपने कहा कि हाइड्रोजन बम वो आएगा और बहुत जल्द आएगा, उस पर काम चल रहा है. लेकिन फिलहाल उससे छोटे बम से कल जो राहुल गांधी जी ने फोड़ा है उससे इलेक्शन कमीशन का सर दर्द तो बहुत ज्यादा बढ़ा ही है. मुझे लगता है उससे 4 गुना सर दर्द जो है वो भाजपा के नेताओं का और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का बढ़ चुका है. क्योंकि जैसे राहुल गांधी जी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रख रहे थे, वो बातें पूरी भी नहीं हुई नाम्बियार जी. तब तक तो भाजपा के जो प्रवक्ता है, भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो जितने भी पदाधिकारी हैं वो कूद के है ना, वो कूद के आगे कहने लगे कि राहुल जी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, एएनओपी को नहीं बोलना चाहिए,
विपक्ष के प्रति नेता है उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, हमने पूछा सवाल किससे है? हमने सवाल पूछा है इलेक्शन कमीशन से, और भागे कूदे दौड़े आप लोग आ रहे हो सफाई देने। क्या इलेक्शन कमीशन आप हो क्या? या इलेक्शन कमीशन अगर आप हो और ये कहते हो कि भाई हमारे कहने से इलेक्शन कमीशन चलता है, तो ठीक है, हम आपकी बात सुनने को तैयार है और आप भी हमको जवाब दे दीजिए क्या गलत है हमने कहा। भाई 6018 वोटों को काटने की कोशिश की गई, इलेक्शन कमीशन ने खुद एफआईआर जो है लॉन्च किया कर्नाटक में, और जब सीआईडी पिछले 18 बार उनको जो है नोटिस दे चुकी है, तो 18 बार नोटिस देने के बाद एक बार भी आपको जो है उसका जवाब नहीं दे रहे। आइए ना, आपने एफआईआर किया था ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है, और इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल उठ रहा है। ज्ञानेश्वर जी को आके फ्रंट में ये जवाब देना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि कोशिश की गई तो क्यों की गई, ये कहां से की गई, किस जगह से की गई, आईपी एड्रेस क्या है उसका, किस मोबाइल से किया गया, कौन सा स्थान है, ये सारी चीजों को बताना पड़ेगा। और इसी डर से ज्ञानेश्वर कुमार जो सीआईडी के सामने जाना नहीं चाहते और बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो फंस चुके हैं। उन्हें पता है कि हम फंसे हुए हैं, और अगर हम देश के सामने सच्चाई आ गई तो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा चल रहा है वो सही साबित हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके नेता अनुराग ठाकुर ने भी तो यही आरोप लगाया ना, भरत सिंह भाई ये देखिए इतने इतने वोट भरत यहाँ सिंह भी चोरी हुई है। वी वेलकम उसके बाद में कल अमित शाह जी गए थे बिहार में, उन्होंने कहा कि बताइए भाई राहुल जी क्यों आए थे, तो वहां से जोर से आवाज आई भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वोट चोर गद्दी छोड़। और फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं, अब मैं समझाऊंगा बाद में समझाऊंगा। कुछ नहीं समझेंगे, देखिएगा कुछ नहीं, नाम बिहार जी समझेंगे। देश की जनता, बिहार की जनता, युवा समझ गए हैं कि वोट चोरी से हर जगह अपनी सरकार चला रहे हैं, और इसीलिए एक नारा पूरे देश में गूंज उठा है, वोट चोर गद्दी छोड़। We welcome Ali Dharuwala sahab from the Bharatiya Janata Party, Ashok Yadav sahab from the Samajwadi Party. Welcome to the show, sir. दोनों मैं अब अली धारूवाला साहब राहुल गांधी कह रहे कि जनरल जेनजी लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएंगे, संविधान का रक्षा जेनजी करेंगे। किस प्रकार से आप देखते हो ये स्टेटमेंट? क्या राहुल गांधी जी पूरे देश के नौजवानों को उकसा रहा है? अली धारूवाला साहब। एग्जैक्टली प्रदीप सर, इतने सालों से मैं यही कहते आ रहा हूं, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, उसी को रिपीट करने के टैगलाइन से, वही चलने के टैगलाइन से, वही विचारधारा से राहुल जी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ डंके के चोट पे और दावे के साथ कहता हूँ, और आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे कहता हूँ, राहुल जी इज प्लेइंग विक्टिम, राहुल जी इज प्लेइंग एज अ पपेट। राहुल जी एक पपेट के तरह, वो जो देश के गद्दार है, जो एक नक्सलवादी एक मूवमेंट चल रहा है, जो एक अर्बन नक्सल्स है, जो एक विशिष्ट समुदाय के पत्रकार है, जो कनाडा के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, चाइना से ये सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर फंड्स पैसा भेज रहे, जो हमारे पंजाब के शेतकरी भाई बंधुओं को उकसा रहे हैं, ये जो सारा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से जो पैसा यहाँ पे भेजा जा रहा है, वो आज मासूम राहुल गांधी जी के मुंह से निकल गया। जेन जी विल बी ऑन द रोड। जेन जी वही है जिसने नेपाल को डिस्टेबलाइज कराया, नेपाल के पंतप्रधान के घर को आग लगाया, और बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, वहां पे कैसी सत्ता पलटी हो गई, पाकिस्तान के 2 पंतप्रधानों को जेल में डाला गया, वहां पे आर्मी के माध्यम से वहां पर अराजकता और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को और वहां के लोक संविधान को उठा के जला दिया गया। यही हो रहा है, यही करने की मंशा मनसूबा भारत के अंदर बहुत दिनों से हो रही है। राहुल जी के समझ में नहीं आ रहा, ये जो धर्मांतर करने वाले लोग हैं, ये जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं, ये जो चर्च का मूवमेंट है, ये जो क्रिश्चियनी मूवमेंट है, उनके हाथों से राहुल जी ये गलत काम करने जा रहे हैं। आज इसका खुलासा हो गया, और ये इस बात का मुझे इतना गर्व है, इसे सनातन ने 100 साल से एक्सपोज किया था, और इसे रोकने का काम एक आदमी जो 56 इंच की छाती रखता है, एक मोदी सब पे भारी, ये हमने आज दिखा दिया। अब जेन जेड कौन है? ये बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे, क्या वो लोग वहां से जो जेल तोड़ के भागे उनको यहाँ पे लाया जा रहा है?
क्या ये बांग्लादेश के रूट से आ रहे, क्या ये बिहार के रूट से आ रहे, क्या ये वेस्ट बंगाल के रूट से आ रहे, इसके ऊपर हमें बहुत कड़ी निगरानी रखना पड़ेगी, हमारे होम डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं राहुल जी को समन्स जारी करना चाहिए कि जेन जी यूथ कौन है, क्योंकि हमारी युवा तो इतने कामकाज में व्यस्त है। आज 25 करोड़ लोग न्यू टैक्स पेयर्स, न्यू मिडिल क्लास, एक समुदाय जो एक विशेष वर्ग के नीचे था वो आज टैक्स भरने में लगा है। यहाँ पे बिजनेस बूम हो रहा है, यहाँ पे चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, यूरोपियन नेशन के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। हमारे यहाँ की युवा बाहर के देश में जाके काम करने के लिए उत्साहित की जा रही है हमारे गवर्नमेंट से। मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, वो वोकल फॉर लोकल। जब ये विचारधारा चल रही है तो ये जेन जेड को उकसाने का काम राहुल जी क्यों कर रहे हैं? हमने क्या गलत मांगा? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एक रजिस्ट्री बिहार में हमने मांगी, ये क्या गलत किया? बेशक एक संस्था है, गलती हो सकती, नाम एडिशन डिलीशन, कोई बदमाश लोग बैठे हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते। सर आपके अकाउंट का पैसा, जैसा हम बात कर रहे, हमारे अकाउंट का पैसा साफ किया जा सकता। यहाँ की एक जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको देश से कोई लेना देना नहीं। वो कनाडा में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बैठ के यहाँ पर वो लोग उनकी ये कांड और उनकी ये गंदी कारनामी वो लोग यहाँ पे कर सकते। तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो राहुल जी के बात से मैं सहमत था अभी तक। मैं तो कहता था हाँ ठीक है, आपने सवाल पूछा, इलेक्शन कमीशन ये कोई भगवान नहीं है। यहाँ पे देश का पंतप्रधान भी किसी को जवाब, अगर सवाल कोई पूछता है तो पंतप्रधान भी जवाब दे सकता है। तो ऐसी यहाँ पे कोई व्यवस्था, कोई संस्था नहीं है जो आपकी जवाबदारी नहीं है। मैं ये बात से तो सहमति नहीं हूँ, बल्कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ। मगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2024 में जब हमारी लोकसभा की रिजल्ट हम आए, हम भी यहाँ पर काफी चिंतित थे। हमको मालूम था क्या हमें इस बार 400 पार का नारा हमने दिया था। पूरे देश में माहौल मोदी जी के खिलाफ नहीं, मोदी जी के समर्थन में था। हाँ बेशक एक दो कास्ट स्टेटमेंट्स गलत हो गए, उसके वजह से एक विशेष समुदाय नाराज था, ये बात को मैंने कबूल किया चैनल के ऊपर। मगर जब महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ, जो हमसे गलती हो गई, जो हमारे वोटर्स के, मैं खुद कहता हूं हमारे बीजेपी के वोटर्स लिस्ट में से गायब थे, लिस्ट में नाम नहीं था। एक एक एरिया, जैसा हमारे पूना के अंदर एक बाहुबल है, एक सिटी करके एक एरिया है जिसे हम लोग पेट एरिया कहते हैं, वहां के हमारे लाखों लाखों बीजेपी के वोटर्स के नाम नहीं थे। मिस्टेक हो गया रहेगा, इसका मतलब हमने इलेक्शन कमीशन को धारे पे नहीं धरा। हमने जाके नए वोटर्स को रजिस्टर किया। 18 की उम्र के लोग 43 लाख, जो कहते हैं 43 लाख वोटर्स कहां से आए? सर 12 करोड़ की जनता में 43 लाख वोटर्स 18 साल की उम्र पार करके वोटिंग के अधिकार के दायरे में आ गए सर। वो एक्स्ट्रा वोटिंग हमें गिरा है सर। तो इसका इतना एक नैरेटिव बनाया क्या इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर 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 चोरी, ये आप लोग एक नैरेटिव चलाते और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके ये फेक नैरेटिव में आ जाते, डर के मारे ये लोग जवाब देना शुरू करते। सर 2019 के अंदर तो चौकीदार चोर है कहा था, मुझे बताइए 5 साल में आपने क्या प्रूफ किया कि हमारे चौकीदार ने चोरी करी? उसके बाद 2024 में आपने कहा था क्या ये लोग सत्ता में आएंगे तो संविधान को बदलेंगे। सर बताइए हमने कौन से संविधान की यहाँ पर हमने रक्षा नहीं की? हमने क्या चेंज किया? हमने वादा किया था हम आएंगे तो यहाँ पे राम राज्य आएगा, हमने वो कहा था, वो हमने किया, और जो हमने वादा किया था वो हमने वादा पूर्ति की है सर। तो ये खाली आप जो हारने जा रहे हो, ये कांग्रेस की सरकार जो आने वाले इलेक्शन में हारने जा रही है, तो वो क्या कहेंगे क्या इलेक्शन के वजह से हम लोग, इलेक्शन कमीशन की वजह से हम इलेक्शन हार गए? वो ये नहीं बताएंगे कि हमारे जो I will go to, I think we've got दारूवाला साहब हो गए, हमारे जम्मू कश्मीर में फेल हो गए, ये नहीं कह सकते ना। I'll come back to you. भरत सिंह जी मैं आता हूं आपके पास। मैं अशोक यादव जी बोले नहीं अब तक। अशोक यादव साहब, अखिलेश यादव जी ने पहले ही वार्न किया था कि नेपाल चाहे सिचुएशन यहां पर होगा
और वोट चोरी के लिए यह होगा। वोट चोरी एक कॉज है। अशोक यादव जी, आज राहुल जी भी वही कह रहे हैं, जेन जी इज गोइंग टू रिवोल्ट, जेन जी पूरे सड़क पर उतरने वाले हैं। अशोक यादव जी। देखिए प्रदीप जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कुछ बातें एक्सेप्ट किया, मैं इसको वेलकम कर रहा हूं। उन्होंने कहा आधा अधूरा उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन इस तरह का फ्रॉड कर देते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं लोग। हो सकता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी जाकर के फ्रॉड करके ही फॉर्म 7 फिल कर दिए हों। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा किया है तो जो कर्नाटका की सीआईडी ने जब लेटर लिख के 18 बार मांगा कि आपको आईपी एड्रेस दे दीजिए, हमको ओटीपी ट्रेल दे दीजिए, हमको डिवाइस की डिटेल दे दीजिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है ये फेक रूप से वोट डिलीशन करने का, वो डिवाइस की डिटेल 18 बार मांग चुका कर्नाटका सीआईडी। वो ओटीपी का डिटेल मांग रहा है, ओटीपी ट्रेल मांग रहा है, ओटीपी के और सारी चीजें मांग रहा है कर्नाटका सीआईडी। तो इलेक्शन कमीशन दे क्यों नहीं रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन दे देता और इलेक्शन कमीशन कहता ठीक है जिसने चोरी किया है, जिसने फ्रॉड किया है, तो कर्नाटका सीआईडी और हम लोग मिलके उसकी खोजबीन करेंगे, तब तो आपकी बात यहाँ पे जस्टिफाइड होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज तक सीआईडी का कोई रिप्लाई नहीं किया। इसका मतलब है कि ये मिली भगत है, ये मामला कोई बाहरी नहीं कर रहा है, ये करवाया जा रहा है सरकार और इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने नेपाल की बात किया। देखिए पूरे हिंदुस्तान में या पूरे जो एशिया महाद्वीप है, जो चाहे श्रीलंका का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो या रिसेंट में जो नेपाल का मामला हो, इसमें क्रांति क्यों आई? क्रांति आने का अगर आप देखिए मूल जो मामला था वो गवर्नमेंट का फेल्योर और गवर्नमेंट की लूट, गवर्नमेंट का करप्शन। तो इस तरह की चीजें अगर हिंदुस्तान में घटित हो रही हैं तो जनता के दिमाग में कहीं न कहीं एक क्रांति पैदा हो सकती है। क्रांति देखिए नेपाल की जो क्रांति था उसका सबसे बड़ा उदाहरण था करप्शन, और वो करप्शन की वजह से वहां जो जॉबलेसनेस जो पैदा हुई, जो लोगों में गरीबी पैदा हुई, जो डिस्प्रेशन पैदा हुआ, ये सारी चीजें जनता में एक्यूमुलेट होती गई और उसको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला और जनता सड़कों पर आ गई। और एक ऐसी करप्ट सरकार को कुछ दिनों में ही जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। तो ये सरकार चाहती क्या है? अभी तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था प्रदीप जी कि ये 15 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस था कि एज ए स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंट मास एजिटेशन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फ्यूचर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज लर्न टू हैव आस्क्ड द BRRD, मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट to prepare special operating procedure after studying। तो ये सरकार जो है एक एसओपी तैयार कर रही है ब्यूरो ऑफ पुलिस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से कि भारत में मास एजिटेशन न हो, और अगर मास एजिटेशन होता है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो सरकार ये सारी चीजें समझ रही है। ये यूनियन होम मिनिस्टर क्यों इस तरह की तैयारी कर रहे हैं? उनको समझ में आ रहा है कि जो हालात नेपाल में पैदा हुए, हो सकता है क्योंकि हमारी सरकार भी नेपाल की सरकार के रास्ते पर जा रही है। हमारे इन्होंने कहा ना कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं किया जा रहा है, गवर्नमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को डिस्टेबलाइज कर रही है। ये सबसे बड़ा थ्रेट है। अभी ब्राजील में जो वहां के राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, उनको 27 साल की जेल हुई। जानते क्यों हुई है? क्योंकि उनके ऊपर जो चार्ज लगा था कि वो डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो चार्ज प्रूव्ड हो गया और 5 जजों की पीठ ने एक साथ फैसला दिया कि बोल्सोनारो इसमें कन्विक्टेड पाए जाते हैं। वो लोकतंत्र को कुचलने के लिए और आजीवन सत्ता में बने रहने के लिए ये सब इलीगल काम किए। तो इस तरह के हालात सरकार क्यों पैदा कर रही है? आप हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसीलिए बनाए गए थे ना, ताकि ये चुनी हुई सत्ता कभी निरंकुश ना हो जाए, कभी तानाशाही इस देश में ना पैदा हो जाए। लेकिन वो सारे चेक एंड बैलेंस को आप एक एक करके डिमोलिश कर रहे हो। आप इलेक्शन कमीशन को डिमोलिश कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया था सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिलेक्शन करने के लिए, किस वजह से आपने सीजेआई को हटा दिया भैया? आपका सिर्फ एक उद्देश्य था कि इलेक्शन कमीशन को सरकार का पपेट बनाना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को आपने पपेट बना दिया। आप जो भी अभी अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आता सरकार के खिलाफ, इनकी ट्रोल आर्मी सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने लगती है। तो आप ये बताइए चाहते क्या हो? कि आप देखिए जनता
सरकार की वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जनता चुन के एक व्यवस्था बनाने के लिए सरकार चुनती है। सरकार अगर ये चाहने लगे कि हम मालिक हो गए देश की, तो सरकार ऑनर नहीं है इस देश की, सरकार एक संस्था है और संस्था को जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया है कि आप देश में संविधान के हिसाब से कानून व्यवस्था संभालिए। लेकिन ये मोदी सरकार अपने आप को देश का मालिक समझ रही है कि जो हम कहें वो सुप्रीम कोर्ट माने, जो हम कहें वो राष्ट्रपति माने, जो हम कहें वो सारी संस्थाएं माने। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा ही सोच रहे थे नेपाल के लोग, ऐसा ही बांग्लादेश के लोग सोच रहे थे, ऐसा श्रीलंका के लोग सोच रहे थे, और जिसका दुष्परिणाम हुआ। और आज आप कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी साजिश हो रही है। कोई साजिश नहीं, वो जनता का नेचुरल गुस्सा था, चाहे नेपाल में हुआ या जहां भी हुआ। भरत सिंह जी, आप क्या दरवाजा साहब, वेलकम बैक टू यू। फर्स्ट भरत सिंह जी उंगली उठाए, बोले भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, मैं दारू वाला जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमने बहुत काम किया है, देश को बहुत तरक्की को पहुंचा दिया है, मोदी जी ने जो कहा वो किया है, तो देश ये पूछता है 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे ना आप हर साल, तो आपने 2 करोड़ नौकरी कितना दिया उसका डाटा दे दीजिए। ये आपने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, वो कितना आपने सबके अकाउंट में पहुंचा दिया वो आप बताइए। मोदी जी ने युवाओं से कहा था कि चिंता मत करिए, आपकी चिंता को हम दूर करेंगे, हमें सरकार में लाइए, हम जो है आपको नौकरी देंगे। तो ये सारी चीजें, महिलाओं से वादा किया, जो है युवाओं से वादा किया, पूरे देश की जनता से वादा किया, एक वादे में भी आप जो है वो खरे उतरे नहीं। किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी, किसानों को जो है वो गोली चलवाने पे उतारू हो गए। 3 काले कानून लेके आए, वो तीनों काले कानून को आपको बंदी करना पड़ा। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा था, जिस कानून के बारे में बात किया था, ये वापस लेना पड़ेगा, और आप लिए वापस। मगर क्या है ना, गिरे तो भी हम ही ऊपर, वही आपके हाल है और आपके सरकार की और देश के प्रधानमंत्री की। भरत सिंह जी, 3 कानून की बात जी। भरत सिंह जी, राहुल जी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके पिन कर दिया कि 4 बजे इलेक्शन कमीशन उठता है और 36 सेकंड में 2 वोट डिलीट करता है, 2 वोटर को डिलीट करता है और फिर सो जाता है। यानी ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी जी, और क्लियर कट उन्होंने एक्यूज किया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन वोटर डिलीशन में बीजेपी का साथ दे रहा है। भरत सिंह जी, अच्छा ये बताइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? कल जब उन्होंने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके अंदर देखिए टाइमिंग क्या दिया है, 4:36 पे जो डिलीशन का काम हो रहा था, वो तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। इलेक्शन कमीशन का कौन सा अधिकारी भाई इतना जागरूक हो गया हमारे देश का इलेक्शन कमीशन, नाम्बियार जी को सोता ही नहीं है। वो दिन रात बेचारा इतना काम कर रहा है देश के वोटर्स के लिए कि आप पूछिए मत। अब वो 36 सेकेंड में फिर से जो है वो डिलीशन करके फिर सोने चले जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र हो रहा है देश के वोटरों को खत्म करने के। वो किसके वोटर? जो विपक्ष के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी के हो, राष्ट्रवादी के हो। ऐसे आप देखिए वो कहाँ किस जगह पे कट हो रहा है, किस समाज के लोगों के तबके के लोगों का वोट कटिंग हो रहा है। 6018 वोट वो आप देख लीजिए। मैं महाराष्ट्र में हम लोग बैठे हैं, महाराष्ट्र की एक चंद्रपुर की विधानसभा को ले लीजिए, वहां पे तो FIR हुआ, वहां पे सारे सबूत दे दिए गए। तो अब उसके बाद में भी और क्या चाहिए इलेक्शन कमीशन को? बताइए, क्या भाजपा को और क्या चाहिए सबूत, ये बताइए। तो सब ये भाजपा पूरी तरह से, मैं समझता हूँ कि वो ज्ञानेश्वर कुमार जो है वो एक तोते की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे जो 3 पूर्व इलेक्शन कमीशन के चीफ हुआ करते थे, अभी तो उन्होंने कहा ना कि ज्ञानेश्वर कुमार के जो तरीके हैं वो ठीक नहीं है। उनको जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी से कहा कि 7 दिन में आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, तो एक तरह से दादागिरी भी जो कर रहे हैं ज्ञानेश्वर कुमार। क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। ये एक्चुअली जो है वो भाजपा करवा रही है। ये पूरी तरह से दारूवाला जी, आप तो अच्छे आदमी हैं, आप अपनी पार्टी को समझाइए कि जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से वो नेता प्रतिपक्ष को जो बताना चाहते हैं, देश की जनता को बताना चाहते हैं, देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। और जेल फ्री की बात कर रहे हैं ना कि राहुल जी देश को भड़का रहे हैं, देश की जनता को भड़का रहे हैं। कोई देश की जनता को नहीं भड़का रहे हैं। देश की जनता की स्थिति राहुल जी समझ रहे हैं और राहुल जी ही बता रहे हैं कि
देश की जनता जागरूक हो। ये आपके नाम का, ये जो वोटर का नाम कट जाएगा, नामबिहार जी, अगर आपके पास आपका नाम नहीं रहेगा, आधार नहीं रहेगा, तो क्या आपको राशन मिलेगा, तेल मिलेगा, पानी मिलेगा क्या इस देश में? अरे और बाकी का जेन थ्री के बाहर से आने की बात करते हैं, दूसरे देश से आने की बात करते हैं, तो आपकी आपकी सरकार है ना, आप उसको रोकिए ना। कौन का है वो भी? क्या मतलब राहुल जी रोकेंगे? कि आपका, आप लोगों के नेताओं का पुराना एक बयान जो रटा रटाया आता है कि इसमें भी जो है नेहरू जी का हाथ है, इसके अंदर इंदिरा जी का हाथ है, राजीव जी का हाथ है, ये भी कहेंगे क्या? तो दारूवाला साहब, यू वांट टू आंसर दैट? भरत सिंह जी ने जो चार्ज लगाया आप पे कि जनरल जेन जी, बोलिए बोलिए दारू। मैं एक बात कहता हूँ, हाँ। और मैं यहाँ पे नहीं क्या मुद्दे सूद बात करता हूँ, Yes, ऐसे yes. चुप करने के लिए नहीं करता हूँ। हाँ। ओवर यहाँ का यंग जनरेशन जो है, जो हमारा जेन नेक्स्ट है, जेन जेड नहीं है सर इंडिया के अंदर, हाँ। जेड डिस्ट्रक्शन होता है, जेन नेक्स्ट जो है ये भारत को बनाता है। ये जेन नेक्स्ट, ये 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे सर। 2 करोड़ लोग जो है ना, रोजगार देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं, देने वाले बन गए सर। यहाँ पे 100 न्यू स्टार्टअप्स आइकॉन्स बने हैं सर। एक आइकॉन जो होता है वो 1000 करोड़ का होता है। तो अब सिर्फ इतना देखिए, क्या स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल गया। आपका जवाब आपको मिल जाएगा। हाँ, रहा सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के आंकड़े आप बता रहे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अगेंस्ट जो आए हुए नाम वो आप दिखा रहे। इसके बाद में जो हमारे पंतप्रधान ने जो पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत जो अनाउंस किया था सर, 3 करोड़ गौर गरीब, यानी लिटरली जिसके सर पे छत नहीं थे ना सर, उनको उनके नाम के घर, लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन के साथ 3 करोड़ लोगों को उनके घर हमने सौंप दिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप हमसे बात करते करते प्लीज गूगल करके चेक करिए। 10 करोड़ महिलाएं जो अपने घर में लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी, उनको 10 करोड़ लोगों को मुफ्त के अंदर सर गैस कनेक्शन दिया गया। अभी आप बोलेंगे उसको रिफिल नहीं दिया सर, रिफिल देने का हमने वादा नहीं किया था, फ्री गैस कनेक्शन देने का वादा किया था। और जो गौर गरीब लोग थे उनको सब्सिडाइज रेट में हमने गैस देने का वादा किया था, जो अब हो रहा है। आपको मेरे को हमारी सब्सिडी हमने गिव अप की, वो सब्सिडी के अंतर्गत उनको गैस मिल रहा है। उसके बाद में स्वच्छ भारत के अंतर्गत सर हमारी महिलाओं का सम्मान उठा के सर पे रखने का काम मोदी जी ने कहा। डिफेक्शन मुक्त भारत बनाया है। गरीबों के घर में, मैं जानता हूं मेरे पास कुछ लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा क्या कॉरपोरेशन में आकर हमारे घर में खुद के पैसे से टॉयलेट बना के दिया। इसके पहले हम सरकारी टॉयलेट में जाते थे, सुबह में उठ के जाते थे, खेतों में, खलिहानों में और रास्ते पे हम जाते थे, वो सब बंद करने का काम सर मोदी जी ने बेशक छोटे छोटे काम किए, चंद्रयान भी भेजा है, मगर जमीन के ऊपर जो गौर गरीबों, कहते हैं ना मैं गौर गरीबों का नेता हूं। अब थोड़ा सोचिए सर, 2014 में इलेक्शन में आने के पहले 2012 गोधरा कांड में आप लोग सत्ता में थे, एसआईटी आपकी थी, ईडी आपकी थी, सीबीआई आपकी थी, आप सत्ता में थे, आप सरकार में थे। आप चाहते अगर मोदी जी के दामन पे दाग रहता तो आप उनको उठाकर गोधरा कांड के अंदर, गुजरात राइट्स के अंतर्गत, इशरत जहां फेक इनकाउंटर केस के अंतर्गत आप उन्हें जेल में डाल के उनको आमरण जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकते थे सर। 12 घंटे के इंटरोगेशन के बाद में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द चीफ मिनिस्टर, आप लोग को मोदी जी के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। आपने कहा क्या चौकीदार चोर है, चौकीदार को आज तक कोई भी ब्रेकिंग न्यूज क्या चौकीदार चोरी के इसमें पकड़ा गया, ये ना मोदी जी मिले, ना हमारे मंत्रिमंडल के लोग मिले। तो हमारी युवा क्यों, हमारी युवा ये देश की क्यों बहक जाएंगी, ये क्यों ये देश में अपराइजिंग होगा सर? ये जो अपराइजिंग हुआ है ना सर, 2 मिनट पॉलिटिक्स से ऊपर चढ़ के मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो अपराइजिंग हो रहा है, एक जो हमारी जो पावर ये देश की बढ़ रही है, इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ पे उनके न्यूक्लियर आर्म्स वेपन्स लाके रखने के लिए, इंडिया के ऊपर ऊट छूट ये लोग अटैक कर सकते हैं, उसके लिए आसपास के देश ये लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कैसा कर रहे हैं? वॉर के माध्यम से नहीं कर सकते वो लोग, तो वहां पे उनको कर्जा दे दे के वहां के यूथ को नशीली दवाओं की आदि बनाकर आप वो देश को खोखला बना दो, फिर उसके बाद में वहां की सत्ता पलटी करो, फिर वहां पे ले जाके हमारा एक नुमाइंदा जो लोग ये इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए ना, वो उनके नुमाइंदे, उनके प्राइम मिनिस्टर जो उनके इशारों पे नाचते, उनको बटा के रखो। इंडिया को अटैक
अटैक करो, क्योंकि अगर इंडिया को आपने अटैक नहीं किया तो विश्व गुरु बनने से इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। हमारी एयरपोर्ट, हमारी हाईवे, हमारी रेलवे, मैं कांग्रेस को नाम नहीं रख रहा हूं, आज अगर हम 7 साल यहां तक आए हैं तो राहुल जी की जो पिताजी है, मैं हमेशा कहता हूं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनकी बहुत सारी मेहनत है, इनकी मेहनत को तुम झुटला नहीं सकते। उन्होंने इंडिया में जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाया, जो मारुति की गाड़ियां इंडिया में लाई, आप कांग्रेस को बिल्कुल सरसकट नाम नहीं रख सकते, मगर ये अच्छे काम को आगे लेके जाने का काम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे, या कि युवा मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ये एक विचारधारा पे काम करती है, गौ माता का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। हम ऐसे ही प्रार्थना उनसे लेते हैं कि हम कर हाथ से भी कोई गलती ना हो, ये देश को सुवर्ण युग बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम काम करते रहे। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, और कुछ कुछ मैं कह नहीं रहा हूं क्या सब कुछ ठीक है, हो सकता कुछ गलतियां है, कुछ खामियां है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम भी लेते हैं। मैं ये भी कहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा ये सर्वप्रथम होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि यहाँ पे जो हम 25 करोड़ लोगों को एक न्यू मिडिल क्लास में लाए, हो सकता है जो 80 करोड़ लोग जो आज भी राशन लेने के लिए कतार में खड़ते, ये 80 करोड़ में से 8 करोड़ लोग भी ना खड़े हुए कतार में राशन लेने के लिए। ये देश के अंदर पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो, डीजल 25 रुपए लीटर हो, मैं भी चाहता हूं कि लाइट का बिल 5 रुपए प्रति यूनिट हो। ये हमारी आशा है, आकांक्षा है, मगर साथ में देश बढ़ रहा है, यहाँ पे जो खर्चा है, हमारे शेतकरियों को अगर हम मुफ्त के अंदर उनको फर्टिलाइजर्स दे सके, ये सब हम चाहते हैं। मैं भी एक कॉमन सिटीजन हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, संघ परिवार से मैं जुड़ा हूं, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से रहे, और ये देश को सर्वप्रथम नेशन फर्स्ट को माने। और इसके अंदर अगर हमारी पार्टियों से कोई खामियां है, हम आपसे इंसाइट लेते हैं, आपकी बात सुनते हैं और उसको सुधारने का हम प्रयास करते हैं। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अशोक यादव जी, डेवलपमेंट का पूरा दारूवाला साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, दारूवाला साहब ने एक्सप्लेन किया कितना मोदी साहब ने काम किया। योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर कहा कि जीबीसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 5th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, दिशा पटानी के जो एक्यूज थे उनको गन डाउन कर दिया। तो हाउ डू यू सी दैट, जो उपलब्धियां दारूवाला साहब गिना रहे एंड योगी आदित्यनाथ जी गिना रहे, हाउ डू यू सी दैट अशोक यादव जी? देखिए, अभी दारूवाला साहब ने जो भी बातें की, इन्होंने स्टार्टअप की बात किया। हाँ। स्टार्टअप की बात से ही मैं स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल, स्टार्टअप की बात इन्होंने किया। इस स्टार्टअप का लिटमस टेस्ट तब होगा जब 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त का। वो राशन बंद कर देंगे, फिर उस स्टार्टअप योजना का कितना सफलता है, कितना सक्सेस रेट उसका है, कितने लोग जॉब पाए हैं, ये सारी चीजें लिटमस टेस्ट में पास हो जाएंगी। ये राशन देना जिस दिन बंद करेंगे, सारे जो बेरोजगारों की फौज है सड़क पर आ जाएगी। जिनके पेट भर रहे हैं बड़े मुश्किल से 5 किलो राशन से, वो सब सड़क पे आ जाएंगे। ये लिटमस टेस्ट आप बंद करिए, 80 करोड़ आप राशन बंद करके देख लीजिए कितना स्टार्टअप आपका काम किया, कितने लोगों के अंदर पैसे उनके घरों में आने लगे। ये सारी चीजें का न्याय हो जाएगा, सब लोग देख लेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि 10 करोड़ लोगों को आपने मुफ्त में सिलेंडर दिया। आप ये बताइए, उसका आपने बताया भी कि रिफिल की बात आप करोगे। क्यों रिफिल की बात हम करेंगे? 10 करोड़ लोगों में से अगर मैं कई डेटा मैंने देखा, 20% लोग भी रिफिल नहीं करा पा रहे हैं प्रदीप जी, 20-20% लोग भी रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। इतने महंगे सिलेंडर के एलपीजी के रेट हो गए, 1000 से ऊपर हो गया। अब आप बताइए, आपने एक बार मुफ्त में दे दिया, आपने ढिढोरा पीट दिया, आपने एक इवेंट मैनेजमेंट किया। देखिए, ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा, एक तो एलपीजी वाला इवेंट मैनेजमेंट, दूसरा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 25 फरवरी 2019 को अर्धकुंभ प्रयागराज में मोदी जी ने 5 सफाई कर्मियों के पैर धुले थे। पूरा देश ने देखा, सफाई कर्मियों में 5 कर्मियों के पैर धुले थे मोदी जी, इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन उन 5 की हालत का अभी जो है दैनिक भास्कर अखबार ने जा के ग्राउंड रियलिटी चेक किया। जब इस वाला जो महाकुंभ चल रहा था, उसमें 5 के घर गया था दैनिक भास्कर, और उसमें 5 का नाम मैं बताऊं, एक प्यारे लाल प्रयागराज से था। वो आज भी 8,000 रुपया महीने पाता था, 6,000 पाता था, 8,000 रुपया पा रहा, झोपड़ी में रह रहा हो, जिसके पैर मोदी जी धुले थे। दूसरा है नरेश कुमार बांदा से है, इसकी भी हालत वैसे ही है। तीसरा है चौबी
बांदा से इसकी भी हालत वैसे ही है, होरीलाल संभल हालत वैसी, ज्योति मेहतर कोरबा छत्तीसगढ़, ये सब के सब जब मोदी जी ने पैर धुला जो इनके आर्थिक हालात से आज भी उसी दीनहीन अवस्था में वो पड़े हुए हैं। मोदी जी ने तो इवेंट मैनेजमेंट कर लिया, अपनी दुकान उन्होंने बढ़ा लिया कि हमने सफाई कर्मियों के पैर धुले, उनका विज्ञापन तो चल गया, लेकिन उनके स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति सेम की सेम रह गई। आपने कहा योगी जी की बात किया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, अरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ जॉबलेसनेस, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ इकोनॉमिक क्लैश, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आप उत्तर प्रदेश का आप अगर करना चाहें, अभी कल की घटना है प्रदीप जी, कल की घटना है, ये भी अखबार का ही विश्लेषण आपको बता रहा हूं। लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 जॉब्स निकलती हैं, 27 जॉब्स में से 15 नौकरियां योगी जी के कास्ट से ताल्लुक रखने वाले लोगों को दी गई, 15। अब 27 में से 15 लोगों की नौकरियां जो योगी जी के जाति से आते उनको दे दी गई। अब आप बताइए रिजर्वेशन कहां गया, पीडीए कहां गया, बाकी लोग कहां गए? तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं योगी जी, और उसके बाद कहते हैं हम तो संत हैं, संत की कोई जाति नहीं होती। ये इस तरह का काम कर रहे हो आप। अब राहुल गांधी जी सवाल उठाएंगे, अखिलेश यादव जी सवाल उठाएंगे कि पिछड़े समाज का शोषण हो रहा है, दलित समाज का शोषण हो रहा है। ये लोग पिछड़े के सबसे बड़े हितैषी, हमने तो पिछड़ा मुख्य प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी को फिर कहते हैं हमने पिछड़ा प्रधानमंत्री बना दिया। आपने बना दिया ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? पिछड़ा प्रधानमंत्री बना करके पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हो आप। 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला आज तक नहीं उसको न्याय मिला। अभी उत्तर प्रदेश में नया मामला, उत्तर क्या पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे टीचर थे उनको टेट के लिए कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया। मोदी सरकार ने हम लोग कई बार मांग की है, आपके चैनल के माध्यम में बताऊं कि हम लोग मांग किए कि सरकार जो एनसीटी के गाइडलाइन में परिवर्तन लाए और जो चेंज गाइडलाइन बनवा करके एफिडेविट लगाकर सुप्रीम कोर्ट में जाए कि जो लोग पहले से हैं सरकारी नियमावली के अनुसार वो लोग नौकरी पाए थे, उस समय जो चीजें एलिजिबिलिटी में थी उस हिसाब से नौकरी पाए वो लोग। तो अब आप पुराने समय की चीजों को, जिस समय वो भर्ती हुए थे, आपको आप टेट पास करके दिखाओ। आप बताइए पुलिस का कोई जवान अगर 15 साल पहले भर्ती हुआ है तो जो दौड़ उसने किया था 15 साल पहले, अगर उसको दौड़ा देंगे फील्ड में, क्या दौड़ निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का आज हर व्यक्ति के ऊपर 37,500 रुपए का ऋण चढ़ा हुआ है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी योगी जी के लिए, आज उत्तर प्रदेश में 9 लाख करोड़ रुपए का ऋण हो गया। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी योगी जी के लिए। ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पूरी रेत की बुनियाद पे है। इकोनॉमी उत्तर प्रदेश रेत की बुनियाद पे है। जिस प्रदेश में 9 लाख करोड़ का ऋण हो, उस प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि हम तो आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे हो गए। ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया प्रदीप जी, 50% का टैरिफ, उत्तर प्रदेश में 2 बड़े उद्योग हैं, एक कालीन उद्योग भदोही का, एक टेनरी उद्योग कानपुर का। दोनों उद्योग बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंच गए। अब सरकार ने उन उद्योगों को फिर से जिंदा करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, खाली बस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, एक मतलब चकाचौंध पूरे प्रदेश में दिखाना चाहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कहा दारूवाला साहब ने कि राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, ये सब विज्ञापन में चलता है। कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन देख लीजिए, सब तमाम विज्ञापन आते हैं टीवी में, उसमें सिर्फ पंच लाइन दिखाई जाती है। लेकिन राष्ट्र प्रथम आप सिर्फ बातें करते हो। आप अंबानी प्रथम की बात करते हो, अडानी प्रथम की बात करते हो, राष्ट्र प्रथम के आड़ में रसिया से तेल इंपोर्ट हो रहा है, पूरे सबको पता है। उसका बेनिफिशियरी कौन है? उसका बेनिफिशियरी जो सस्ता तेल आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, सारा का सारा बेनिफिट कारपोरेट्स ले रहे हैं, अंबानी जी ले रहे हैं, कुछ और कारपोरेट्स इनके ले रहे हैं। जनता को 5 रुपए भी सस्ता पेट्रोल नहीं मिला। रसिया से जो तेल इंपोर्ट हुआ प्रदीप जी, हमको आपको 5 रुपए भी सस्ता नहीं मिला कभी। वो सारा फायदा अब अंबानी ने लिया, कारपोरेट्स ने लिया, और उसका क्या नुकसान क्या हुआ? 50% के टैरिफ ट्रंप का। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति को या कुछ कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के ऊपर आपने 50% की टैरिफ लगवा दिया। उसके बाद अब नारा लगा रहे हो बेशर्मी से, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। ये कैसे ऐसे नारे लगा लेते हैं लोग? इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं अडानी के लिए, हम काम कर रहे हैं अंबानी के लिए, और नारा लगा रहे हैं राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, हिंदुत्व फलाने। अरे ये सब करने से जनता आप समझ गई है। ये सब छोड़ दीजिए कि आप राष्ट्र प्रथम का नारा लेके क्या कर रहे हो। तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था आप 4th इकोनॉमी करते हो, हम लोग करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है, तो पर कैपिटा इनकम की बात ना करो। इकोनॉमी देखो 4th इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम की बात क्यों कर रहे हो? हमारी जनसंख्या ज्यादा। अरे भैया, पर कैपिटा इनकम ही असली इकोनॉमी होती है देश की। जो हमारे आपके जेब में जो पैसा है वही असली इकोनॉमी हमारी है। 135वें नंबर पे हम हैं।
अब फोर्थ इकोनॉमी आप गिनाते हो, तो इस तरह नहीं चलेगा। आप जब स्लोगन लगाओगे हम खोज के लाएंगे, सफाई कर्मियों को खोज लेंगे, एलपीजी सिलेंडर वालों को खोज के लाएंगे, हम सब कुछ खोज के आपको एक्सपोज करेंगे टीवी पे, तब तो जनता देखेगी ना प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। दारूवाला साहब, बिफोर आई कम टू यू आई वांट टू, भरत सिंह जी आप दारूवाला साहब के सुने। दारूवाला साहब ने कहा मोदी जी के 321 योजना 45 लाख करोड़ वो जिस प्रकार से लोगों में बढ़ रहा है पैसे, और उन्होंने कहा कि 4.31 लाख करोड़ जो आंकड़ा, तो किस प्रकार से योजना है, हर चीज है, डेवलपमेंट प्लान है। बोलिए भरत सिंह जी, दारूवाला साहब क्या बोले आप सुने, अशोक यादव जी भी एक्सप्लेन किए माइन्यूट में। भरत सिंह जी बोलिए। देखिए नामबियाल जी, अशोक भाई ने पूरे विश्लेषण करके एक एक योजनाओं की धज्जियां उड़ा दिया। जितनी योजनाएं दारूवाला जी लाए थे मोदी जी के माध्यम से आपके चैनल पे, उन सारी योजनाओं को की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब उसको फिर से रिपीट करूं, वही चीज मुझे भी बताना पड़ेगा जो जो उन्होंने कहा। लेकिन हाँ बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दारूवाला जी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जुमलों वाली पार्टी है आपकी। जुमला ही देना आपका जो है परम धर्म है। देशभक्ति, राष्ट्र हित की बात, ये सब बात करके ना मतलब क्या है, आपको एक ही जो है वो हित आता है, वो अदानी हित, वो देश हित, राष्ट्र हित, ये सब छोड़ छाड़ के आपको अदानी हित के विषय पे बात करना चाहिए। अभी अभी जो है 2 दिन पहले ही नामबियाल जी, आप जैसे बहुत सारे चैनल वाले हैं, सबको एक नोटिस आई सरकार की तरफ से। देखिए अदानी जी के बारे में आप कुछ भी मत बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा और आप जेल में जाएंगे। क्या यही देश हित है, यही राष्ट्र हित है? कोई देश में अगर कोई मीडिया हाउस या कोई मीडिया दिखाना चाहता है, सच्चाई बताना चाहता है, वो किसी का पक्ष थोड़ी नहीं ले रहा है। मोदी मीडिया ऐसे जैसे कुछ मीडिया बिके हुए हैं, वो आप लोग नहीं बिके हुए ना। तो आपको इस तरह से डराया जा रहा है कि नहीं कोर्ट ने कह दिया है। अरे कोर्ट ने एक तरफा जो है वो अपना जजमेंट दिया है भाई, वो तो सुना भी नहीं नामबियाल जी की बात, उसने सुना ही नहीं राजीव जी की बात, उसने सुना ही नहीं शर्मा जी की बात। उन्होंने कहा कि नहीं ये बात गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और सरकार देखिए ना, सुबह 4 बजे तक जागी रहती है, फटाफट जैसे वहां से अगर आया तो फटफट टाइप करो, भेज दो नामबियाल जी के चैनल को, भेज दो अभिषार शर्मा जी को, भेज दीजिए जो है बाकी चैनलों को। तो ये देश को चलाने का जो आप लोग तरीका अपना रहे हैं ना, इसे ही हिटलर शाही कहते हैं, इसे ही तानाशाही कहते हैं, और इसे ही जो कहते हैं तो आप लोग चिल्लाते हैं ना। इंदिरा जी के समय जो है क्या लगा था मालूम है ना आपको, क्या आप लोग चिल्लाते हैं? तो वो जो है ना आप लोग लेके आ गए हो, एक वो जो इमरजेंसी था वो तो बोल के लगाया गया था, जिसके लिए हम लोगों ने बार बार माफी मांगी है। आप लोगों ने बिना बोले ही इस देश में इमरजेंसी थोप दिया है कि अगर आप कुछ भी कहेंगे, किसी के बारे में कहेंगे, तो आप नोटिस जाएगा और आपको जेल होगा। नामबियाल जी ये देश चलाएंगे और फिर कहेंगे कि जेल 3 को जो आह्वान नहीं करना चाहिए। अरे आह्वान नहीं करे, वो जेल 3 वाले रोड पे आ गए हैं, आज उनके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। पूछिए क्या दिया स्टार्टअप में, आपने बताइए ना मुझे। खाली पेपर पे स्टार्टअप लिख देने से हो जाता है क्या? उज्ज्वला गैस की बात करते हैं, उज्ज्वला गैस में आप सिलेंडर दे दिए, गैस अपने घर पे रख लिए, गैस दीजिए ना उनको। ये 1200 रुपया, 1000 रुपया, 800 रुपये का, 900 रुपये का गैस, बताइए वो गैस कहाँ से लेके आएंगे गरीब आदमी? 80 करोड़ देश की जनता को जो है आप अनाज देते हो और कहते हो कि देश जो है बहुत खुशहाल हो गया है। 4 ट्रिलियन के हम जो है इस समय इकोनॉमिक में हम लोग जा रहे हैं और हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है, पूरी तरह से खोखला हो गया है। पूरी तरह से देश आज कितने कर्जे में है, महाराष्ट्र में हम बैठे आज कितने कर्जे में चल रहा है, बताइए मुझे। तो ये कहना और करना वो अलग बात है। इसलिए कहता हूं कि भाजपा वो जुमलों की पार्टी है, जुमला छोड़ना जानते हैं, जुमला देना जानते हैं। दारूवाला साहब, यू हर्ड दारूवाला साहब, दोनों आपने अशोक यादव जी जैसे आपके पूरे योजनाओं को एक एक करके चिट्टा निकाल कर उन्होंने कहा कैसे फेल हुआ। भरत सिंह जी ने वही कहा कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। दारूवाला साहब एग्जैक्टली। सबसे पहले हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाई है, मैं उनसे ये पूछता हूँ, इन्हें अगर डंके के चोट पे और सच जवाब देना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अंबानी जी के लिए काम करती है, रशिया का जो चीप ऑयल आ रहा है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि अंबानी को हो रहा है। सर आप उनसे एक सवाल पूछिए मेरे माध्यम से
1995 के अंदर किसकी सरकार थी? मैंगलोर ऑयल रिफाइनरी और रिलायंस को देने का रिफाइनिंग का काम, ये जो एक राजपत्र ये देश में किसने निकाला, उसके ऊपर किसके दस्तखत है और ये रूल कब पास हुआ? आप उनको पूछिए, हमारे कांग्रेस के भाई यहाँ पे बैठे, आप इनको पूछो। ये रिफाइनिंग और डॉलर्स के अंदर उनको रिफाइनिंग का कॉस्ट देने का काम ये सबने पहले किसने किया, कब हुआ? आप प्लीज इनसे सवाल पूछिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो कह रहे अडानी अडानी अडानी, सर अडानी जब कंपनी निवेश किया, उन्होंने कुछ 2014 में कंपनी फॉर्म नहीं की। वेदांता जो थी, वो वेदांता को माइनिंग का लाइसेंस ये इनकी गवर्नमेंट ने इनके कार्यकाल में दिया था। आज अडानी जी के वजह से, उनके कंपनी के वजह से आज सेंसेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 80,000 का मार्क पार कर चुका है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स पे लोगों को 18%, रिटायर्ड लोगों को 18% मिल रहे हैं। जो पैसा, जो धन यहाँ पे निवेश के माध्यम से अडानी अंबानी जी, टाटा बिरला, जो कंपनीज जो ये देश में चल रहे, उसके माध्यम से सर्वसाधारण इंसान कितना पैसा कमा रहा है, ये आप उनसे सच्चे दिल से पूछिए। और आपके चैनल से ये सारे देश में, आज 10 देशों में ये चैनल देखा जाता है और आई एम श्योर ये दोनों हमारे प्रवक्ता है, इनके भी इन्वेस्टमेंट्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में रहेंगे। आज इनका सब में मेजर इनकम कहां से आ रहा है, आप ये लोगों को पूछो। और ये दोनों बात अगर वो झुटला रहे, क्या मैं ये फिगर्स, फैक्चुअल फिगर्स नहीं दे रहा हूं, तो आप मुझे आज चैनल के ऊपर ही चोर कह सकते, जिसका एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा है कि अली भाई ने गलत बात करी। पॉइंट नंबर 3, आप कह रहे हो क्या यहाँ पे सारे हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ये सारे 1 by 1 ये फेलियर्स है। 38 किलोमीटर्स पर डे कांग्रेस के राज में पर डे हाईवेज का यहाँ पर टू ले डाउन हाईवेज, यानी प्रतिदिन 38 किलोमीटर्स पर डे कांग्रेस हाईवेज बिछाती थी, आज उसको हमने 44 किया। क्या ये झूठ है? क्या ये मोदी जी का काम नहीं दिख रहा है आपको? सर जब आपने सरकार छोड़ी 2014 में, तो इंडिया के अंदर 88-89 एयरपोर्ट्स थे, आज 147 एयरपोर्ट्स है, फंक्शनल एयरपोर्ट्स है और वो एयरपोर्ट्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, वहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है। सर जब आप लोग थे यहाँ पर, तो हमारी जो जीडीपी थी वो बिलो 5% थी, आज हमारी जीडीपी इज अबव 8%। यानी ये निवेश यहाँ पर पैसा, हमारी जीडीपी इतनी हेल्दी है, ये गलत है। आप मुझे बोलिए, मेरा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। इसके बाद में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, आज हमें लगने वाला खाद्य, हमें लगने वाला अनाज, दूध, गोश्त, मांस, मच्छी जो भी लगता है, ये हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हम सेल्फ सस्टेन है। बल्कि हमारे शेतकरी, हमारे बंधु यहाँ पे इतना उपज इतना उगा रहे कि हमें उसे एक्सपोर्ट करना पड़ रहा। हमारे फल फ्रूट जो है 2014 में, बेशक कांग्रेस के बाद जब हमने सत्ता संभाली, ऐसा नहीं कि 2014 में शेतकरी पनपा है, यहाँ पर हाँ आज हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स इंडिया में बने हैं सर। इसके बाद में जो पल्सेस, दाल, गहूं, जो गहूं था वो अमेरिका से आता था, आज हम अमेरिका तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड को, हमारा पंजाब, हमारे वहां पे जो हमारे सरदार जी भाई लोग हैं, आज पूरे वर्ल्ड को हम लोग यहाँ से गेहूं भेज रहे हैं। चावल की अगर आप करो तो चावल का डिमांड, इंडिया के इतने बड़ा डिमांड और कोई भी देश से नहीं जितना चावल इंडिया से जाता है। इसके बाद में ये सब जो उपलब्धि है, ये सारे बिजनेस हाउसेस को आप पूछिए सर, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, हुंडई हो गया, सारे कंपनीज ये छोड़ दिए। चलो मैं कहता हूं हमारे नहीं, आपके राज्य जहां पे आपका राज्य है, जैसा कांग्रेस की जहां पे राज्य, वहां पे कंपनीज, आउटस्टेशन की कंपनीज आ रहे, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन होटल्स, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रहे, जो माननीय मनमोहन सिंह जी एक टाई अप करके गए थे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने के पहले यहाँ पे कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो चलते हुए सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जितने वर्ल्ड के रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है, वो सारे इंडिया में, सरकार जाने के बावजूद सारे यूनिवर्सिटीज आज इंडिया में आए। आपकी सरकार की जो अच्छी उपलब्धियां थी, हमने उसको बंद नहीं किया, बल्कि हमने उसको जारी रखा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी ने जो मुसलमानों के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम बना के रखा था,
वो 15 पॉइंट प्रोग्राम भी आज चालू है, जो मुसलमान समुदाय को सरकारी नौकरी में, एडमिशन में, बैंक के कर्जों में, उनकी सुरक्षा में, उनकी महिलाओं को जॉब में, जो एक यहाँ पे आपकी सरकार ने जो एक उपलब्धियां चालू करके दी थी, वो भी हमने आज तक चालू रखी है। तो सर देखो, सिर्फ नाम रखने के लिए नाम रखना आवश्यक नहीं है। तो 56 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स माननीय मोदी जी ने लाया था। हमने 100 ऐसे कायदे रद्द किए जिसकी आज की तारीख में कोई आवश्यकता नहीं थी। 100 ऐसे चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मूवमेंट, ईज ऑफ बिजनेस ऑक्ट्रॉय को एबॉलिश कर दिया, लोकल बॉडी टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया। सर आज आने वाले 2 दिनों में हर एक चीज, खाद्य, अनाज, तेल, मोबाइल, गाड़ी, टायर, साबुन, सब चीज सस्ते होने जा रहा है सर। 18% सर, द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट जीएसटी का लाने का काम पी चिदम्बरम जी ने ये बिल को टेबल में रखा था, ये बिल पास हुआ था, ये बिल अच्छा बिल है, ये आना चाहिए। कांग्रेस ने उसकी पहल की और सपना पूर्ति का काम बीजेपी ने किया। तो देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी बिल्स आज पास हुए, ट्रिपल तलाक का बिल, ये बिल हमने बल्कि उसको टेबल किया, बनाने का काम शाहबानू के केस के टाइम में राजीव गांधी जी को जो श्रेय जाता है। जो 370 एबॉरिगेशन 20 इयर्स बैक पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वालों ने रखा था, उसको सपना साकार करने का काम बीजेपी ने किया। हमने ऐसे कोई भी नए बिल्स को नहीं लाए। हाँ, मगर हम आशीर्वाद आप लोग से चाहते, हम गौ माता से आशीर्वाद चाहते, हम प्रभु श्री राम से आशीर्वाद चाहते। जो काम आप लोग अधूरा छोड़ के गए थे, उसको आके लेके जाने का प्रयास हम कर रहे। हम सिर्फ यहाँ पर बहस करने के लिए, आप हमारे दुश्मन नहीं, आप भी उतने भारतीय, आपके दिल में उतना ही यूपी के लिए, इंडिया के लिए उतना ही तड़प है, जिसका मैं सराहना और आपका मैं इज्जत करता हूं। मगर आप एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी ये ईमानदारी से सब समुदाय के लिए काम कर रहा है। बेशक कहा का मैं कहता हूं, सर फिरे लोग हर पार्टी में है, जैसे हमारे में है, आप में रहेंगे। उनको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, उनको भूखंड से प्यार है, पैसों से प्यार है। वो लोग अपनी पार्टी का भी नहीं सुनते, अपने वरिष्ठ अधिकारी का नहीं सुनते। हालांकि नेताजी जो है, आज समाजवादी पार्टी के जो नेताजी है, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उनका इतना बड़ा रोल था, ये हम भूल नहीं सकते। एक किस्म से ब्लड शेड होता था। आप लोग ने जब ये सब चीज को संभाला है, हमारे जो आज इंडी अलायंस के जो लोग हैं, उसके अंदर उद्धव जी जो आपके साथ है, उसका उनका एहसान हम भूल नहीं सकते। हर डिबेट के अंदर मैं कहता हूं, हमारा हैंड होल्डिंग, जब हमारे महाराष्ट्र में 1 या 2 सांसद हुआ करते थे, जब वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमारा हाथ पकड़ के 35 इयर्स हमको यहां तक लाके छोड़ा है। बेशक जो काम आप लोग ने किया, यहां तक देश को लाया, इसको आगे लेके जाके सर्वश्रेष्ठ भारत, सर्व कुटुंबकम बनाने का काम मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारा मंत्रिमंडल काम करेगा। और हम लोग प्रेरणा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से लेते हैं जो सरकार से 1 रुपया नहीं लेता, वो सरकारी काम नौकरी में नहीं है। और जो योगी जी के बारे में आपने कहा ना, योगी जी ये संत है, महात्मा पुरुष है, उनको यूपी को क्राइम मुक्त बनाना है। बेशक उनका स्टाइल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ये बात को मैं मानता हूं, मगर करे क्या? यूपी का अगर आप लेगेसी देखते 50 इयर्स, वहां पे जो गुड्डा राज था, वहां पे आतिक उर रहमान जैसे जो लोग ने राज किया है, जिसकी वजह से बेशक आप भी जानते हो, आप लोग की पार्टी का भी नाम खराब हुआ, कांग्रेस का भी नाम खराब हुआ। ऐसे एलिमेंट्स को जो लैंग्वेज से योगी जी सिखाते, शायद वही लैंग्वेज वहां पे चलती है। इसलिए यूपी के अंदर योगी जी को आप लोग इतने आप लोग उनको चाहते नहीं है, मगर योगी जी का काम ये सच्चा काम है। कोई भी नहीं कह सकता क्या योगी जी ने कुछ पैसा लिया, कोई रोड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनकी रुचि है, क्या कोई बिल्डिंग बांधने में उनका इंटरेस्ट है। वो तो फकीर है, वो तो रात में सोते हुए तो गादी पर भी नहीं, वो एक चारपाई पे सोते हैं। ये हकीकत है, ये देश ने आप लोग के माध्यम से, ये देश ने ये हकीकत जानना चाहिए। अशोक यादव जी, मैं आपसे योगी जी करप्ट है ही नहीं। आज अखिलेश यादव जी ने कहा ये करप्शन राज है, गवर्नमेंट रैंपेंट विद करप्शन और कमीशन राज है। ये अखिलेश यादव जी ने आरोप लगा दिया योगी सरकार पे। और दारूवाला साहब कह रहे प्रदीप जी, आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान जो करप्शन का जो ग्राफ है, इतना हाई ग्राफ कभी नहीं था। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत जो पैसे आए, उन पैसों का बंदर बांट हुआ। जब सरकार जाएगी तब जांच होगी। 4 बड़ी पानी टंकियां धराशायी हो गई।
किसी के घर में आप 5% लोगों के घर में भी पानी नहीं आया, सारी ऐसे ही छोड़ दिया, सड़कें खोद के छोड़ दिया, पैसा सब खा गए। कौन खाया? सरकार के लोग मिली भगत करके खाए भाई। 5% कमीशन लेते हुए पकड़ा गया योगी सरकार का अधिकारी अभिषेक प्रकाश गायब है। सरकार का पता न कहां छुपाई है। पंचम तल जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है वहां पर बैठकर इनके अधिकारी किससे किससे गेम करते थे, बड़ी मुश्किल से हटाए गए। जब गेम करते हुए पकड़े गए, करप्शन करते हुए पकड़े गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तब मजबूरी में योगी जी उनको हटाए। जब बहुत छिछालेदार होने लगी तब हटाए। वो ऐसा मत कहिए कि योगी जी बड़े संत हैं। ये कबीरदास का एक दोहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। तो जाति लोग कहते थे कि साधु की कोई जाति नहीं होती, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कास्टिज्म का, जातिवाद का नंगा नाच चल रहा भाई साहब, ये कहीं नहीं। मैंने तो शुरू में ही बता दिया, लखीमपुर खीरी का एग्जाम्पल मैंने बताया। अभी कल दैनिक भास्कर ने छापा उसको कि 27 में से 15 लोग योगी जी के जाति के साथ वहां पे भर्ती हो गए। अब आप कहिए कि योगी जी संत हैं, फिर हम मान लेंगे आपकी बात बड़े ईमानदारी से, हाँ भाई आप कहिए योगी जी संत हैं, हम कैसे मान लेंगे? दूसरी बात आपने कहा, इकोनॉमी को लेकर के कहा, करप्शन को लेकर के कहा। आपने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस। नहीं, इज ऑफ डूइंग बिजनेस होता तो फोर्ड जैसी अमेरिकन कंपनी देश छोड़ के भाग गई। एटलस, आजादी के पहले भी एटलस साइकिल बनती थी प्रदीप जी, याद हो? हम लोग बचपन से एटलस साइकिल देखते आए। एटलस साइकिल बंद हो गई, एटलस साइकिल कंपनी, फर्स्ट फ्लाइट कुरियर बंद हो गए, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, ताले लग गए हमेशा के लिए। आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहता तो ये लोग बिजनेस समेट के अपना घर नहीं चले गए होते। हाँ, ईज ऑफ डूइंग करप्शन हुआ है, करप्शन को आपने ईज ऑफ डूइंग किया है। आपने पीएम केयर फंड बनाया, यू हैव लेजिटिमेट ऑल द करप्शंस, आपने लेजिटिमेट किया है। जो करप्शन करना है पहले उसको कानूनी जामा पहना दो। कानूनी जामा पहना कर लूटोगे तो करप्शन नहीं आएगा। वो तो कर सरकार ने कानून बनाया था, लेकिन वो कानून की जब समीक्षा होती है तो पता चला ये कानून ही लूट करने के लिए बनाया था सरकार ने। आपने पीएम केयर फंड बनाया, इस देश में प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष आजादी के समय से थी, उस आपदा राहत कोष में पैसे नहीं लिए आपने सारे पैसे किसमें ट्रांसफर कराए? पीएम केयर फंड में। इसको करप्शन का एकदम जीता जागता सबूत। तो आपने करप्शन को ईज ऑफ डूइंग करप्शन बनाया है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लाया, वो भी करप्शन को एक लेजिटिमेट करना आपने सिखाया, देश को कानून दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अवैध है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने नहीं कहा। तो आप लोग करप्शन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, यू शुड रिप्लेस द वर्ड बिजनेस फ्रॉम करप्शन। तो आपने ये सब किया। इसके अलावा आपने देश की इकोनॉमी की बात की। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे प्रदीप जी, आपको याद होगा, मोदी जी के कई ऐसे वक्तव्य हैं, वो कहते थे जब रुपए की वैल्यू गिरती है प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरती है। आज रुपए की वैल्यू क्या है? रुपए की वैल्यू क्या है? आज प्रधानमंत्री गरिमा नहीं गिरी। फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं आप लोग। मोदी जी गए विदेश में, इतना स्वागत हुआ। ये अरे आज अभी कल की न्यूज है, सऊदी अरब पाकिस्तान अपना गठबंधन बना लिए कि एक देश के ऊपर हमला होगा, दूसरा देश उसके साथ हो जाएगा। तो आप पूरे हमारे जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, सारे मुल्कों से आपने दुश्मनी कर लिया। अमेरिका हमारे साथ रहता था, उससे पता नहीं क्या गड़बड़ी आपने कर लिया। वो अंबानी को पैसे कमाने के चक्कर में 50% टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर। तो हमारे साथ खड़ा कौन है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, टर्की, जो भी है सब लोग खिलाफ हैं। ये हमारी फेल्योर है फॉरेन पॉलिसी की। और फॉरेन पॉलिसी का मतलब सिर्फ यही रह गया, मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी का बढ़िया फोटो सेशन हो जाए, मोदी जी के कोई गले लग जाए, तो ये इससे फॉरेन पॉलिसी चलती है क्या? फॉरेन पॉलिसी मतलब होता है देश ने क्या एक्वायर किया, देश ने क्या हासिल किया, देश हित में क्या हासिल हुआ। मोदी जी का व्यक्तिगत फोटोग्राफी के लिए फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई जानी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी इस देश के हित के लिए बनाई जानी चाहिए। और भाजपा की फॉरेन पॉलिसी मोदी जी के चेहरा चमकाने के लिए बनाई जा रही। ये कौन सा तरीका भाई? ये सब चीजें प्रदीप जी, देश को कहीं ना कहीं जब आप देखिएगा, जब सरकार जाएगी तो इतना घोटाले पकड़े जाएंगे, इतने घोटाले पकड़े जाएंगे, इतने घोटाले कभी इतिहास में नहीं हुए। Bharat Singh ji, and then we'll end with Ali Darwala sir. I'll come to you. You finalize. You final talk with you. Bharat Singh ji, बोलिए. सैम पिट्रोडा, अब यादव, अशोक यादव जी ने कहा फॉरेन पॉलिसी फेलियर। क्या सैम पिट्रोडा के इस बयान से थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया? किस प्रकार से देखते हो आप, भरत सिंह जी?
नामियार जी मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। ठीक है जल्द चाहता हूँ। मैं हाँ ठीक है, दारूवाला साहब रिस्पॉन्ड टू दैट, कोई बात नहीं। डूइंग बिजनेस की वजह से क्या हुआ है, कितना यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आई हुई है, यहाँ पे जो देश के अंदर जो मोजरी होती है ना, जो डिमार्केशन, ये आप घर बैठ के कर सकते हैं। आप यहाँ पे 15 जो ये होते हैं ना परमिशन, वो आप घर बैठ के 1 विंडो ले सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा डॉलर की वजह से पंतप्रधान की गरिमा गिरती है। सर, ये जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया ना, वो केवल और केवल इसलिए लगाया क्योंकि इंडिया ने लास्ट 6 महीने के अंदर देशों के साथ बैठ के जो ट्रीटी साइन की है, वहां पे आपको डॉलर की आवश्यकता नहीं है। आपने आपके रुपए में वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते। ये जनमानस को ये शायद बात मालूम नहीं है, आपके माध्यम से ये बात लोगों को मालूम होना चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, गल्फ नेशंस के साथ हम लोग अभी डॉलर्स में व्यवहार नहीं करते। डॉलर्स की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे रुपए कार्ड और हमारे रुपीज और हमारे जो चलन है भारत सरकार की, उसके अंदर काम होता है। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का तो सर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी बात करके। सर, जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का बिल संसद में रखा गया था, सर कांग्रेस ने विरोध करने के एवज में कांग्रेस के सारे सांसदों ने इसको समर्थन दिया। अगर इसके अंदर हमें समर्थन कांग्रेस का नहीं मिलता, इसका अगर विरोध संसद में हो जाता, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का बिल उधर ही रद्द हो जाता। तो आप एक बताइए, आप उनके साथ सरकार में हो, इंडिया अलायंस में आप हो, आप इसकी जानकारी शायद आपको नहीं है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को अपोज नहीं किया कांग्रेस ने। क्यों नहीं किया? तो इसके अंदर क्या सिर्फ बीजेपी का फायदा था? कांग्रेस जानती थी क्या सरकार आज है, कल उनकी सरकार ये आती जाती रहती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आएगा, आज बीजेपी सरकार को ऑफिशियल में मिला है, कल कांग्रेस को ऑफिशियली मिलेगा। तो कांग्रेस ने भी इसको विरोध नहीं किया। ये जनमानस को नहीं मालूम। आप प्लीज पूछिए प्रदीप जी को। धन्यवाद। अच्छा, फाइनल वर्ड अशोक यादव जी, देन वी विल वाइंड इट अप। आप रिप्लाई करना चाहोगे अशोक यादव जी? ठीक है, we end the program. Thank you. Thank you Daruwala Saab, thank you Ashok Yadav ji, thank you for being on the show. It has been a fantastic discussion. It has been a fantastic discussion, as we always end with the preamble to the Constitution that says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity." Justice, that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. If we talk about liberties, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and fraternity, right to fraternity is eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, click on that icon to subscribe to the fastest growing channel of the nation. To subscribe to the fastest growing channel of the nation, subscribe to Nation Now. And we believe it's a fundamental duty of all political leaders and political parties that they come together to protect and secure the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. And if the Constitution survives, the Republic survives, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Dambiar, Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.